आज की बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया है। न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने धर्मनिरपेक्षता के विपरीत बताया है। न्यायालय ने मदरसे के बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों को समायोजित करने के लिए नए स्कूल खोलने और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 को गैर संवैधानिक बताते हुए मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 13,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसों के अंदर लाखों की संख्या में बच्चे स्कूली तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के 2004 के कानून को गैर संवैधानिक बताते हुए उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के विपरीत है, इसलिए यह कानून पर काम नहीं किया जा सकता। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि जिन बच्चों की उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है उनको हर हाल में स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में यदि सीटें नहीं हो तो उनमें सीटें बढ़ाई जाएं और आवश्यकता पड़ने पर सरकार नए स्कूल भी खोले। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत उल्लंघन करते हुए पाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने अधिनियम को कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए राज्य सरकार से वर्तमान छात्रों को औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत समायोजित करने को कहा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने अनुभव राठौर की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह फैसला सुनाया। खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के मद्रास में मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों और हाई स्कूलों में प्रवेश करने के तुरंत कदम उठाए। उक्त आदेश के लिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त कक्षाएं बनाई जाएं और यदि आवश्यकता हो तो पर्याप्त संख्या में स्कूल भी खोले जाएं। पीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चे मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रवेश के बिना न रह जाएं। ये यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 ज़ाहिर-सी-बात गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक्ट है और जिसके तहत कि तकरीबन अराउंड 13,329 मदरसे रजिस्टर्ड है और उसमें मोर देन 15 लाख स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं और जिन टीचर्स को सैलरी मिल रही है वो अराउंड 9,646 हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ उसमें अराउंड 3,200 है। इतनी बड़ी तादाद में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे इस फैसले से। और दूसरा ये कि 15.16 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर का क्या होगा। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर चैलेंज किया जाना चाहिए। और जहाँ तक मदरसों में तालीम का सवाल है तो इन हमारे यहाँ मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं दी जाती है बल्कि जो मदरसा एजुकेशन एक्ट बना उसका बुनियादी मकसद अरबी फ़ारसी का प्रमोशन है और ज़ाहिर बात है कुरान अरबी में है या हदीस अरबी में है तो उसकी तालीम दी जाती है। लेकिन इन अरबी फ़ारसी की तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ज़्यादातर मदरसों में जहाँ इंग्लिश हो, हिंदी हो, कंप्यूटर्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, सबकी तालीम दी जा रही है। और इन मदरसों से फ़ारिग जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो न सिर्फ ये कि बड़े बड़े उलमाए दीन हुए हैं बल्कि IAS IPS ऑफिसर्स और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी हुए हैं, वाइस चांसलर्स भी हुए हैं। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अपने मुल्क के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम भी मदरसे
में ही उनकी बुनियादी तालीम हुई थी। तो इस वजह से हम ये समझ रहे हैं कि इसमें ये जो मसला है बहुत ही अहम मसला है और इसको निहायत ही संजीदगी से ले जाने की जरूरत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश के विपरीत जहां पर मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, तो वहीं पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खादिर रशीद फिरंगी ने कहा कि मदरसे में 15 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो इनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 13,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जिनमें 9,664 सरकारी टीचर पढ़ाते हैं और 13,900 नॉन टीचर स्टाफ है जो अचानक बेरोजगार हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस फैसले के कारण सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम नहीं दी जाती, अपेक्षित मदरसा बोर्ड में मान्यता प्राप्त इस्लामी, अरबी, फारसी की तालीम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कुरान अरबी और फारसी में, इसलिए अरबी और फारसी की तालीम दी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बुनियादी शिक्षा भी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाती है। उन्होंने कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में से ही IAS, IPS से लेकर के विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्ष, प्रोफेसर, इंजीनियर बन के निकलते हैं। उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि APJ अब्दुल कलाम की बुनियादी शिक्षा भी मदरसे में हुई है। उन्होंने कहा कि यह एक संजीदा मामला है, इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इख्तियार अहमद जावेद ने कहा कि यह जो बोर्ड बना है, इसके गठन के पीछे सरकार की यह मंशा रही है कि हमारी जो प्राचीन भाषा हैं, अरबी, फारसी, संस्कृत, इनके प्रचार के लिए बोर्ड बनाई है। अरबी फारसी बोर्ड बना है और संस्कृत बोर्ड बना है। अरबी फारसी बोर्ड का नाम बदल करके बाद में मदरसा बोर्ड कर दिया गया और संस्कृत बोर्ड अभी भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन बोर्डों की स्थापना करने के पीछे की मंशा है कि उनकी रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर संस्कृत बोर्ड संस्कृत भाषा पढ़ाता है तो उसमें वेद, पुराण, गीता, रामायण आदि की पढ़ाई की जाती है। यदि मदरसा बोर्ड अरबी फारसी की शिक्षा देता है तो उसमें कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाती है। उन्होंने न्यायालय के फैसले पर कहा कि हम भारतीय नागरिक एवं न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मदरसों को न तो सरकार कोई अनुदान देती है और न ही उन्हें कोई सहायता राशि उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि सरकार अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं को पोषित करने के लिए सहायता राशि देती है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे वकील न्यायालय के सामने पूरे मामले को सही तरीके से न रख सकें, इसलिए यह फैसला आया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में न्यायालय के फैसले के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में अपील दाखिल करने की कोशिश करेंगे, जिससे इसका व्यापक सारांश सामने आ सके। जहाँ तक माननीय हाईकोर्ट के फैसले को हम लोगों ने भी देखा है कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, मदरसों में सिर्फ ग्रांट मिलता है या इस तरह की चीज़ें, ऐसा नहीं है। ये जो एक्ट बना और जो बोर्ड बना, इसके पीछे मंशा यह रही सरकार की कि जो हमारे ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं, जो प्राच्य भाषाएं हैं, अरबी, फारसी, संस्कृत, इनके प्रमोशन के लिए बोर्ड बना। अरबी फारसी बोर्ड बना और संस्कृत बोर्ड बना। अरबी फारसी बोर्ड का नाम बाद में बदल कर मदरसा बोर्ड कर दिया गया और संस्कृत बोर्ड भी है। संस्कृत बोर्ड जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत चलता है और हमारा जो मदरसा बोर्ड है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में चलता है। दोनों का मकसद साफ है कि अरबी और फारसी के साथ साथ संस्कृत, 3 लैंग्वेज जो है ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं, प्राच्य भाषाएं हैं, इनको कैसे हम संवारे, बचावें। ये एसेट हमारे हैं, पुरानी लैंग्वेजेस हैं, इनकी रक्षा करने के लिए बोर्ड बनाया गया। इनकी तरक्की के लिए, इनको जिंदा रखने के लिए इस तरह से कह सकते हैं कि इस बोर्ड को कायम करके इनमें काम हुआ। अब अगर संस्कृत बोर्ड बनता है या संस्कृत के उन्नयन के लिए, संस्कृत की तरक्की के लिए काम होता है, तो स्वाभाविक रूप से संस्कृत में क्या पढ़ाया जाएगा। वेद की पढ़ाई हो सकती है, कुरान पुराण की हो सकती है, गीता की भी हो सकती है। अगर अरबी और फारसी की प्रोन्नति की बात की जा रही है, उनकी तरक्की की भी बात की जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं दिनियात की बातें, हदीस की बातें, कुरान की बातें ही पढ़ाई जाएंगी। तो उन चीज़ों को शायद हम या हमारे साथी वकीलगण समझा ना सके या अपनी बातें ठीक से नहीं रख सके। ये कोई धार्मिक आधार पे धर्म की पढ़ाई के लिए न तो बोर्ड बना है, न तो सरकार अनुदान देती है। सरकार अनुदान देती है अरबी, फारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं की तरक्की के लिए। तो ये भी एक विषय है कि इसको ठीक से एनालिसिस नहीं हो सकी या समीक्षा नहीं हुई।
और माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हम सब देश के नागरिक हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका या आगे आने दिनों में इस पर सरकार किस तरह से निर्णय लेती है। सरकार एक बड़ा काम है, बड़ा कदम है, तो सरकार इस पर फैसला लेगी। हम सब सरकार के छोटे पार्ट हैं। एक चेयरमैन होने के नाते मैं भी इस पर बातचीत कर रहा हूँ किस तरह से इसको हल किया जाए कि मदरसों के लोगों का जुड़ाव है, सरकार के साथ भी जुड़ाव है, बोर्ड के साथ भी जुड़ाव है, हमारे साथ भी जुड़ाव है। तो लगातार लोगों के संपर्क कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से। तो हम सब भी इस पर एनालिसिस करने में लगे हुए हैं किस तरह से इसको जो है एक पटरी पर लाया जाए। और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं, बहुत बड़ी तादाद में टीचर्स हैं, तो वो टीचर्स भी बने रहें और बच्चे भी ठीक ढंग से पढ़ाई हो और वो भी मुख्य धारा में शामिल हो। इसकी समीक्षा हम सब लगातार कर रहे हैं। इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुनवाई के दौरान जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने यह निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं, तो वहीं पर मुस्लिम संगठनों के द्वारा हाईकोर्ट के इस निर्णय पर विरोध भी दर्ज कराया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके से 13,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसे जिनमें लाखों की संख्या में बच्चे स्कूली तालीम हासिल कर रहे हैं, अचानक से इन मदरसों को बंद कर देने से जहां पर 9,664 टीचर और 9,400 के लगभग गैर टीचर के रूप में काम कर रहे लोगों का रोजगार छिन जाएगा और वो भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही लाखों बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का वह सम्मान करते हैं, लेकिन फैसले के समीक्षा के लिए वह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाने की बात कही है।